हेलो बच्चों, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का कॉमन टॉपिक चल रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म, और जिसके पार्ट नंबर 15 हम कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फॉर्मल आवेश दर्शाना। क्या है? फॉर्मल आवेश दर्शाना, जिसका सूत्र हमने लिखा संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अवंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस में सहसंयोजी बंधों की संख्या। फॉर्मल आवेश का मतलब क्या होता है? किसी भी अणु या परमाणु या किसी कंपाउंड पर उपस्थित जो चार्ज होता है उसको फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हम NH एग्जाम्पल ये लिया हमने, और इसको थोड़ा सा सही कर लेना है। इस पे क्या आएगा? लोन पेयर आएगा। अब हम इस पर चार्ज निकालेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल कराया था, ये लोन पेयर नहीं लगाया, उसको थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए अगर निकालें अपने चार्ज, तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए हमारे पास परमाणु क्रमांक एक ही है हाइड्रोजन का, तो पहले में 2 जाता है, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 8, ऐसे लेते हैं अपने। तो यहाँ पर संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। अवंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अवंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अवंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी। और क्योंकि हाइड्रोजन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। सहसंयोजक बंधों की संख्या, सहसंयोजक बंधों की संख्या, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाए हुए? 1, तो हाइड्रोजन पर फॉर्मल आवेश कितना हो जाएगा? फॉर्मल आवेश बराबर 1 माइनस और 0 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। हाइड्रोजन पर जो फॉर्मल आवेश है वो कितना आएगा? 0 आएगा। ये सभी हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। फिर हम नाइट्रोजन के लिए निकालेंगे, तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, तो पहले में 2 चला जाएगा और दूसरे में कितना आ जाएगा? 5। तो इसलिए संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अवंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अवंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हमने क्या किया था? 0, लेकिन अब यहाँ 0 नहीं आएगा। कल हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लगाए थे, तो ये अवंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और फिर सहसंयोजक बंधों की, सहसंयोजक बंधों की संख्या, सहसंयोजक बंधों की संख्या। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3। ठीक है, तो फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे, अपने फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे। और फॉर्मल आवेश के लिए संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 माइनस अवंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, सहसंयोजक बंधों की संख्या 3 बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0। इसलिए इसका सूत्र जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, 0 आवेश आएगा तो कुछ नहीं लिखेंगे और इसका सूत्र ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल और करवा रही हूँ आपको। और कल हमने CS3 वाला जो एग्जाम्पल लिया था वो सही था हमारा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। और उसके बाद में हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है? लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब देखिए पहले अपने क्या करेंगे? हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो सेम यही कंडीशन हो जाएगी। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, अवंधी इलेक्ट्रॉन, एक भी अवंधी इलेक्ट्रॉन नहीं, हाइड्रोजन पर 0, और सहसंयोजक बंधों की संख्या 1, तो हाइड्रोजन के लिए तो सेम कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे?
पहले कार्बन के लिए फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे। तो पहले कार्बन के लिए फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो पहले में 2 चला जाएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा 4। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। एवंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखिए कोई भी लोन पेयर नहीं है, इस पर क्या नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सहसंयोजक बंधों की संख्या, कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो पहले कार्बन पर फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मल आवेश बराबर 4 - 0 + 4, और 4 - 4 बराबर 0 आ जाएगा। इसलिए जो पहला कार्बन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, पहले कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। दूसरे कार्बन के लिए हम ज्ञात करेंगे तो वही संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 ही होगी, वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि पहला कार्बन लोची, दूसरा कार्बन परमाणु क्रमांक तो सेम ही रहेगा। एवंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखिए एवंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं तो 2 रख देंगे हम। और सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 2 + 3, 4 - 5 बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और -1 आ जाएगा तो इसका ये नाइट्रोजन वाला मैं मिटो देती हूँ। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए 0 आ रहा है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, पहले कार्बन पर 0 आ रहा है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, दूसरे कार्बन पर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, कंबाइंड करके लिखेंगे तो CH3CH2 नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव का मतलब ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, CH2 पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बन गया, कार्बो एनाइन बन गया, क्या बन गया, कार्बो एनाइन बन गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास ये कार्बन है और यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हो, अब निकालना हो हमें, तो हाइड्रोजन के लिए सेम वैसे ही पहले क्या करेंगे, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। एवंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0। और सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। इसलिए फॉर्मल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 0 + 1 बराबर 1 - 1 बराबर 0। तो हाइड्रोजन के लिए 0 तो सारे हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। फिर कार्बन के लिए ज्ञात करेंगे तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4, ठीक है।
एबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एबंदी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन हमें, ये 2 इलेक्ट्रॉन रहे। और सहसंयोजक बंधों की संख्या, सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो फॉर्मल आवेश ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मल आवेश बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 2 + 3, इसलिए 4 - 5 बराबर -1। और इसका जो सूत्र है वो ये हो जाएगा CH3 पर नेगेटिव चार्ज, यह आ जाएगा फॉर्मल आवेश के आधार पर सूत्र बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मल आवेश है वो कंप्लीट होता है। और मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, शायद आपको समझ भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज़्म कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम एक एक चैप्टर लेंगे और रिएक्शन मैकेनिज़्म को अप्लाई करके उन एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियाँ, इसके अंदर 5 विधियाँ पढ़ेंगे हम। ये जो विधियाँ हैं वो ये बताती हैं कि हमें कोई भी रिएक्शन करवानी है तो वो किस विधि से करवानी है, या फिर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो किस विधि से हो रही है, ये ज्ञात कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड आता है उत्पाद विश्लेषण। क्या है? उत्पाद विश्लेषण, या फिर इसको बोला जा सकता है प्रोडक्ट एनालिसिस। अब देखिए हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्शन करवा करके रिएक्टेंट को किस में चेंज कर रहे हैं? प्रोडक्ट में। तो उस प्रोडक्ट को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन किस मैकेनिज़्म के द्वारा कंप्लीट हो रही है, कोई भी रिएक्शन किस मैकेनिज़्म के द्वारा कंप्लीट हो रही है, ये पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 कार्बन की श्रृंखला वाला कोई टॉपिक लेते हैं हम, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C और CH3, एक तो हमने ये ले लिया। तो 1 2 3 और 4, तो एक नंबर पर क्या है? 1 क्लोरो बोल सकते हैं और 3 मेथिल और 2 ब्यूटीन, ये हो जाएगा एक तो। और दूसरा हम ये लेते हैं CH3C और CH3Cl CH डबल बॉन्ड CH2। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा, सॉरी इधर से होगा 1 डबल बॉन्ड्स की साइड से लेंगे 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 3 मेथिल और 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो हमने क्या लिया? एक तो लिया है 1 क्लोरो 3 मेथिल 2 ब्यूटीन। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया है? 3 क्लोरो 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। ठीक है, अब देखिए इसकी OH नेगेटिव या
नाभिक स्नेही की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाए तो ये Cl को प्रतिस्थापित कर देगा और Cl को प्रतिस्थापित करेगा तो C और CH3 और डबल बॉन्ड CH और CH2OH आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में इसके साथ एक प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 और CH3OH और CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, और यहाँ C के साथ OH जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल तो 15% बनता है और टर्सरी एल्कोहल 85% बनता है, और इसकी रिएक्शन करवाई जाए OH नेगेटिव के साथ तो सेम यही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी लेकिन अब आएगी। हम चाहे 1-क्लोरो-3 मेथिल 2 ब्यूटीन लें या 3-क्लोरो-3 मेथिल 1 ब्यूटीन लें, अगर नाभिक स्नेही के साथ या OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हमेशा ही 15% प्राइमरी एल्कोहल और 85% टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होगा, चाहे आप ऊपर वाले को लेकर रिएक्शन करवाओ या नीचे वाले को लेकर रिएक्शन करवाओ। ऐसा क्यों होता है, ऐसा समझने के लिए हम इसका क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे, और मैकेनिज्म करेंगे तब भी हमें ये चीज़ समझ आएगी। तो हम इसका मैकेनिज्म लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हम 1-क्लोरो-3 मेथिल 2 ब्यूटीन को ले रहे हैं तो ये CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 और Cl ये लेते हैं, और यहाँ पे मंद पद में अभिक्रिया करवाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है और CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2 पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। Cl बाहर निकलेगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है, अब हम 3-क्लोरो-3 मेथिल ब्यूटीन को लेते हैं, 3-क्लोरो-3 मेथिल ब्यूटीन को लेते हैं तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही मंद पद में रिएक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ ट्रांसफर होगा, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और CH3 C इस पर पॉजिटिव चार्ज और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ जाएगा। अब देखो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, और C पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये 1 डिग्री और 3 डिग्री में आपस में क्या पाया जा रहा है, रेजोनेंस पाया जा रहा है, अनुनाद पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, अनुनाद पाया जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको कार्बोकेटाइन कराया था तब ये बताया था कि जो टर्सरी कार्बोकेटाइन जो होता है ना वो स्टेबल होता है, और टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है तो आप प्राइमरी को, इस प्राइमरी एल्किल हैलाइड को लोगे, मंद पद में रिएक्शन करवाओगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन टर्सरी में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों आपस में रेजोनेंस शो कर रहे हैं, और रेजोनेंस जहाँ होता है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, अनुनाद जहाँ पाया जाएगा वहाँ स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो आप रिएक्शन इसके साथ करवाओ चीज़ इसके साथ में, हमेशा ही प्रोडक्ट ये बनेगा। और प्रोडक्ट को देखकर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि 15% एल्कोहल बन रहा है तो वहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और टर्सरी एल्कोहल बन रहा है वहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, और
प्राइमरी कार्बोकेटाइन से टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। और कार्बोकेटाइन कौन सी रिएक्शन में बनता है? SN1 रिएक्शन में बनता है। और SN1 रिएक्शन के अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और CH3 पॉजिटिव, ये स्टेबिलिटी का क्रम होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। और ये प्रोडक्ट से एनालिसिस किया है हमने कि जो रिएक्शन होगी वो किसके द्वारा होगी? SN1 मैकेनिज्म के द्वारा होगी। यही तो हमें ज्ञात करना था। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि तो ज्ञात करनी थी, अभी रिएक्शंस का मैकेनिज्म ही ज्ञात करना था कि कौन से मैकेनिज्म के द्वारा ये रिएक्शन हो रही है। हम स्टार्टिंग में ये रिएक्शन करवा रहे थे तब हमें पता नहीं था ये कौन से मैकेनिज्म के द्वारा होगी। हमने करवाई, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए हमने मैकेनिज्म किया और वहाँ क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। और कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन के अंदर बनता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। और SN1 के अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए हमने प्रोडक्ट से एनालिसिस कर लिया है कि जो ये रिएक्शन जो हो रही है वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा ही हो रही है। इतनी बात आई समझ में? ये था प्रोडक्ट एनालिसिस मेथड। उसके बाद में दूसरा जो मेथड आता है अब देखो, हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना दिया। और दूसरा मेथड है मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करना। मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करना। अब मध्यवर्ती क्या होता है? कोई भी रिएक्शन करवाते हैं हम, रिएक्शन करवाने के दौरान रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज होने के दौरान प्रत्येक रिएक्शन के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और जब कोई भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है तब 2 ट्रांजिशन स्टेट के मध्य एक इंटरमीडिएट बनता है। ये वो इंटरमीडिएट ही है। और हमें इंटरमीडिएट की प्रेजेंस को डिटरमाइन करना है। इंटरमीडिएट के प्रेजेंस को डिटरमाइन करना है। हमारे पास कोई रिएक्शन होती है उसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, ये अगर हम पहचान कर लेंगे तो रिएक्शन की जो क्रियाविधि है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम आपमान विधि लेते हैं, आपमान विधि के अंदर हम एमाइड से एमीन बनाते हैं तो उसके अंदर 2 इंटरमीडिएट बनते हैं। उनको हम करेंगे यहाँ पर, तो RC डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या होता है? एमाइड होता है या एल्केन एमाइड बोलो। इसकी रिएक्शन NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड Br2NaOH की प्रेजेंस में या क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो ये RNH2 यानी कि प्राइमरी एमीन में चेंज हो जाता है। एमाइड से क्या बन जाएगा? 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। एमाइड से 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म करने के लिए मैकेनिज्म हम करेंगे तो मैकेनिज्म के दौरान RC डबल बॉन्ड ONH2 और इसकी Br2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा और RC डबल बॉन्ड O और NH और Br इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एक HBr बाहर निकल गया। अब हम क्या करवाएंगे? OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। Br2 और क्षार के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। क्षार से क्या मिल रहा है? OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके इसको ऊपर लिख देती हूँ OH नेगेटिव और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा
RC डबल बॉन्ड N और Br ये बन जाएगा। और ये जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट मध्यवर्ती होता है इस रिएक्शन के अंदर, फर्स्ट इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये Br बाहर निकल जाएगा और RC डबल बॉन्ड ON, और जब नाइट्रोजन एक ही बंध बनाए हुए होता है और उस पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है, नाइट्रीन। और आगे एसिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, एसिल नाइट्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास करवाएंगे। ये ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्योंकि RN के साथ जुड़ गया, N C के साथ जुड़ा है, C O के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनेट। और ये क्या होगा, मध्यवर्ती सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती सेकंड हो जाएगा, वो फर्स्ट मध्यवर्ती था। फिर हम इसकी क्या करवाएंगे, H2O के साथ निक्रिया करवाएंगे तो RN इसके साथ तो H जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, RNH2 प्राइमरी एमीन बन जाएगा प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम एमाइड से एमीन बना सकते हैं मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करके। यहाँ पर उस मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान की जाती है जो स्थायी होता है, और जो स्थायी नहीं होता उनको फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या NMR स्पेक्ट्रा द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके बाद करेंगे हम। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एमाइड से एमीन बनाया, इसका मैकेनिज्म किया, एमाइड की Br2 के साथ अभिक्रिया करवाई, HBr बाहर निकल गया, ये बन गया। फिर OH नेगेटिव, ये H और OH H2O के रूप में बाहर निकल गई, फर्स्ट मध्यवर्ती बन गया। ठीक है, और फिर उसके बाद Br बाहर निकल गया तो एसिल नाइट्रीन बन गया। एसिल नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट करवाया तो एल्किल आइसोसाइनेट बन गया। और ये मध्यवर्ती सेकंड था, फिर इसका जल अपघटन करवाया और जल अपघटन करके हमने प्राइमरी एमीन बनाया। ये यहाँ पर उस मध्यवर्ती को लिया हमने जो स्थायी टाइप का होता है, जो अस्थायी होगा उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या NMR स्पेक्ट्रा द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वो अगली क्लास में करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।